आज हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये 2012 वाला एक्ट। हमारे पास इस कानून का टेक्स्ट है और हमारा मिशन ये समझना है कि ये एक्ट खासकर वो सोसाइटीज जिनमें सदस्य बहुत ज्यादा हैं, उनके कामकाज को कैसे नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं असाधारण आम बैठकों से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स या EGMs। हाँ, EGMs। एक्ट तो कहता है कि भाई ऐसी कोई भी बैठक बुलानी है तो सदस्यों को ठीक से नोटिस देना जरूरी है। हाँ, प्रॉपर नोटिस जिसमें एजेंडा वगैरह सब हो। हाँ, कि किन मुद्दों पर बात होगी ये साफ लिखा हो। ये तो सामान्य प्रक्रिया लगती है ना? हाँ, ये तो बेसिक है। लेकिन यहाँ एक और परत है। अच्छा? जो नोटिस सदस्यों को जाता है ना, उसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भी भेजनी होती है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार? अच्छा, जिले के अधिकारी। हाँ, जो सोसाइटीज का काम देखते हैं जिले में, और उनके पास ये अधिकार भी है कि वो चाहें तो अपने किसी नीचे के अधिकारी या किसी बाहरी इंडिपेंडेंट पर्यवेक्षक को भेज सकते हैं बैठक में। अरे वाह! सिर्फ सदस्य नहीं, सरकार का कोई प्रतिनिधि भी आ सकता है बैठक में? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे क्या सोच होगी? पारदर्शिता के लिए या कि सब कुछ नियम से हो? बिल्कुल, पारदर्शिता भी, और आप कह सकते हैं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, खासकर अगर सोसाइटी में कोई मतभेद चल रहे हों। समझ गई। और ये सिर्फ देखने तक ही नहीं है। अगर मान लीजिए गवर्निंग बॉडी जो रोज का काम देखती है वो सदस्यों की मांग पर मीटिंग नहीं बुला रही, आनाकानी कर रही, हाँ, तो सदस्य सीधे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। अच्छा, ये तो सदस्यों के लिए एक पावर हुई। हाँ, बिल्कुल। और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई मांग सही है तो वो गवर्निंग बॉडी को निर्देश दे सकते हैं कि तय समय में मीटिंग बुलाओ। तो एक तरह से ये सदस्यों को आवाज देता है अगर सोसाइटी में उनकी नहीं सुनी जा रही। ठीक है। और मीटिंग के बाद जो भी कार्रवाई हुई उसका पूरा रिकॉर्ड, अगर कोई पर्यवेक्षक था तो उसके साइन के साथ 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। अच्छा, 30 दिन में? हाँ। तो पूरी प्रक्रिया पर एक तरह से सरकारी निगरानी है। हाँ, बिल्कुल, एक चेक रहता है। समझ गए। तो EGMs पर तो रजिस्ट्रार की काफी नजर रहती है, और ये निगरानी वाला पहलू शायद सिर्फ बैठकों तक ही नहीं है, खासकर जब हम बड़ी सोसाइटीज की बात करते हैं, 300 से ज्यादा सदस्य वाली। सही कहा आपने। एक्ट में उनके लिए खास प्रावधान है। वो सोसाइटीज जो इस एक्ट के आने से पहले से थीं और जिनके 300 से ज्यादा सदस्य हैं, हाँ, उन्हें अपनी गवर्निंग बॉडी के चुनाव से कम 6 महीने पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन? उसमें क्या तय करना होता है? उनके पास बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं। अच्छा। पहला, वो तय कर लें कि भाई जितने सदस्य हैं उतने ही रहेंगे, मौजूदा संख्या बनी रहेगी। ठीक है। या दूसरा, वो सदस्यता के लिए नए नियम बनाएं, जैसे मेंबरशिप फीस या सालाना चंदे के आधार पर सदस्यों की संख्या फिर से तय करें। ओके। और अगर नए नियमों के बाद भी संख्या 300 से ऊपर ही रही तब? हाँ, यहीं पर वो थोड़ी अजीब सी बात आती है। क्या? एक्ट कहता है कि अगर नए नियमों के बाद भी संख्या 300 से ज्यादा है तो फाइनल मेंबरशिप का फैसला लॉटरी से किया जा सकता है, ड्रॉ ऑफ लॉट से। क्या? लॉटरी से सदस्यता? ये तो बड़ा अजीब है। किसी का पुराना जुड़ाव या योगदान वो मायने नहीं रखेगा? सवाल तो बिल्कुल जायज है। शायद इसके पीछे तर्क ये हो कि जब संख्या बहुत ज्यादा है और कम करनी ही है तो लॉटरी एक ऐसा तरीका है जिस पर पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा। शायद, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला तो है। तो सदस्य जुड़ाव के जो परंपरागत तरीके हैं उनको ये चुनौती देता है, बिल्कुल। और बड़ी सोसाइटीज के लिए एक और नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, अगर किसी सोसाइटी में 300 से ज्यादा सदस्य हैं तो वो सीधे गवर्निंग बॉडी का चुनाव नहीं करा सकती। तो फिर कैसे होगा चुनाव? उन्हें पहले एक्ट में जो सिद्धांत दिए हैं उनके हिसाब से निर्वाचक मंडल बनाने होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सदस्यों के छोटे छोटे ग्रुप्स जो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, फिर वो चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर एक कॉलेजियम बनाएंगे। कॉलेजियम? हाँ, एक तरह की प्रतिनिधि सभा। और फिर ये कॉलेजियम जो है वो गवर्निंग बॉडी का चुनाव करेगा। बाप रे, ये तो काफी जटिल प्रक्रिया है तो। और इस पूरी चुनावी योजना का ड्राफ्ट बनाकर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना होता है। फिर से रजिस्ट्रार? सोसाइटी खुद तय नहीं कर सकती पूरी तरह से कि चुनाव कैसे हो? भाई, ये एक्ट के हिसाब से है या नहीं? और अगर नहीं है
तो वो बदलाव सुझा सकते हैं और सोसाइटी को वो बदलाव करने पड़ेंगे। मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। ये एक तरह का क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जैसा है। ताकि प्रक्रिया में गड़बड़ी न हो, मानकीकरण रहे। हाँ, और निष्पक्षता भी। और उन सोसाइटीज के लिए भी व्यवस्था है जहां मान लीजिए चुनाव नहीं हुए हैं और कोई एडहॉक बॉडी काम कर रही है या सरकार ने कोई प्रशासक बिठाया है। हाँ। उन्हें भी यही प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कॉलेजियम बनवाना, योजना अप्रूव कराना, फिर चुनाव कराना। खासकर बड़ी वाली सोसाइटीज के लिए काफी कड़ा ढांचा और सरकारी निरीक्षण लाता है। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की भूमिका बहुत ही केंद्रीय है इसमें, चाहे वो मीटिंग की निगरानी हो या चुनावी प्रक्रिया का अप्रूवल। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसके बारे में हम शायद शुरू में सोच रहे थे। कौन सा सवाल? कि ये जो चुनावी योजनाओं पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अप्रूवल की शर्त है, ये सोसाइटी की अपनी जो आंतरिक स्वायत्ता होती है, मतलब अपनी मर्जी से काम करने की छूट, उसको कितना प्रभावित करती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मानक प्रक्रियाएं और निष्पक्षता सुनिश्चित होते हैं। बिल्कुल, वो मकसद हो सकता है। बिल्कुल वो मकसद हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इससे सोसाइटी की अपनी फैसले लेने की क्षमता कम होती है? क्या बाहरी नियंत्रण बहुत ज्यादा हो जाता है? ये जो संतुलन है स्वायत्ता और नियंत्रण के बीच, ये कैसे काम करता है असल में, और क्या ये हमेशा सोसाइटी के भले के लिए होता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।